तो हमने बोला हम देख रहे हैं एग्जैक्टली हमारा मिनी मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस और उसका डिस्कशन, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 90। परफेक्ट, तो 70 क्वेश्चंस हमारा बॉटनी वाला पार्ट है। क्विकली स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन एंड रीजन। नाउ कमिंग टू असर्शन, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी, प्लांट्स ने क्या कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। प्लांट क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस। सिंपल। कमिंग नेक्स्ट, sugar produced from photosynthesis by plants cannot be used by human beings। गलत। प्लांट जो शुगर बनाएगा एटीपी की मदद से, दैट इज ग्लूकोज, बराबर। क्या हम ग्लूकोज कंज्यूम कर सकते हैं, यस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब आपके सामने क्या दिया है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। इफ यू नोटिस पहले PS2 आ गया, फिर PS1 आ गया, मतलब इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंपल। अब इसमें आपको बोला गया है विच वन इज प्लास्टोसाइनिन, करेक्ट। इफ यू रिमेंबर द फ्लो फ्रॉम PS2, व्हाट इज A हैज टू बी फियोफाइटिन, B हैज टू बी प्लास्टोक्विनोन, C has to be your cytochrome B6, D has to be plastocyanin। तो कौन है प्लास्टोसाइनिन, D। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच इज सपोज द इंटीरियर ऑफ थाइलाकोइड्स ऑफ आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इज ट्रांसफर्ड इन द डार्क, ठीक है, टू pH 8। अब आपके पास कौन था, एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। तो एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है, थाइलाकोइड्स, बराबर। अब आपने थाइलाकोइड के इंटीरियर को, मतलब ल्यूमेन को, ये ल्यूमेन था, इसको आपने किस में ट्रांसफर कर दिया है, pH 8। तो सपोजिंगली अगर बाहर का pH क्या था, 8। सिंपल। तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन, अभी इट इज वेरी ऑब्वियस कि अंदर यहाँ पे जो pH रहेगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक। सिंपल। तो इफ आई एम जूमिंग दिस पार्ट, ये हमारा है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के इनर रीजन कैसे होंगे, एसिडिक, मतलब इट विल हैव लो pH। आपने उसको किस में ट्रांसफर किया है, pH 8, मतलब अल्कलाइन कंडीशन। तो क्या क्रिएट हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। इधर H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हाई, इधर H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। सो H+ विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और वो ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, ATP। दैट मीन्स द आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट विल मेक ATP। सिंपल, क्लियर। ये आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलो, दैट ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी PgAl मॉलिक्यूल्स वुड रीजनरेट 15 RuBp। अगर हम अच्छे से याद कर ले केल्विन साइकिल तो हमको पता रहेगा कितने RuBp यूज होते हैं, 6, जिसके लिए कितने PgAl, 10, करेक्ट। 10 PgAl will help in making 6 RuBp। अभी ज़्यादा मैथ्स नहीं आता है, समझो हमारा मैथ बहुत वीक है, तो क्या दिमाग लगाओगे, PgAl कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन, परफेक्ट। RuBp कितना कार्बन है, 5 कार्बन। अगर मेरे पास 15 RuBp है, 15 RuBp, तो 15 × 5 बराबर कितना कार्बन हो गया, 25, 5 × 5 × 7, 75 कार्बन्स हो गया, ठीक है। PgAl में कितना कार्बन है, 3, तो 75 डिवाइड बाई 3, 3 1 × 3, 3 2 × 6 एंड 3 5 × 15, 25 पागल मॉलिक्यूल्स चाहिए। बैलेंसिंग समझा। अगर मेरे पास 15 RuBp है, मतलब कितने कार्बन हो गए टोटल, 75। उसको रीजनरेट करने के लिए आई एम यूजिंग व्हाट, PgAl। एक PgAl में कितना कार्बन है, 3, तो कितने PgAl लगेंगे,
25, तो 75 कार्बन आ जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी विच इज 25। सिंपल। चलो आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो। सेकेंड मेथड दैट गोज इज इफ 10 PgAl gives you 6 RuBp, then how many will give you 15 RuBp? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा। सिंपल। चलो इसी के साथ वी कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू केल्विन साइकिल। बराबर। अभी हमने क्या देखा, ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। परफेक्ट। पहला वाला 18 molecules of ATP are synthesized during carbon dioxide fixation। जब जब CO2 फिक्सेशन होगा कोई भी ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं होता है, 18 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड, तो हमारा पहला ही इनकरेक्ट हो गया। सिंपल। बाकी का एक बार रीड कर लेते हैं। NADPH plus H plus produced in light reaction is used to reduce diphosphoglycerate, correct. Carboxylation of RuBp is catalyzed by Rubisco, correct. First stable intermediate formed in is phosphoglycerate, that is phosphoglyceric acid, ये भी correct. The only incorrect is option A. Now coming to the next question and that is question number 26. Now the question is again an assertion reason question. Now if you look forward to the assertion, C3 pathway of CO2 fixation is found in most of the angiosperms plants. Perfect. तो C3 pathway of CO2 fixation आपको majority of the plants में मिलेगा, correct statement। चलो क्योंकि कुछ exceptional होते हैं जो C4 या CAM pathway दिखाएंगे, बाकी majority C3 दिखाएंगे। अभी next, in this pathway CO2 is fixed by a 5 carbon compound which is RuBp। रीजन भी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, C3 pathway is found in most of the plants because it is fixed by 5 carbon compound? No। ठीक है, वो most of the plants में होता है क्योंकि वो डायरेक्ट पाथवे है। बराबर। तो आंसर क्या जाएगा, इफ बोथ assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation and the answer is option B। next, coming to the next question, that is question number 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोलता है कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है इन C4 प्लांट्स, ठीक है, इट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2। C4 प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एनवायरमेंटल CO2 कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स खुद का CO2 कॉन्सेंट्रेशन खुद बढ़ा देता है। इट हैज़ अ CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। क्या करेगा वो? पेपकेस की मदद से कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन हुआ ना बाहर, तो भी फिक्स करके लेके आ जाएगा मीजोफिल में, फिर मीजोफिल से बंडल शीट में भेजेगा ताकि रुबिस्को को ज़्यादा से ज़्यादा CO2 मिल सके। परफेक्ट। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द ऑप्शन, बिकॉज इट हैज़ इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू द बंडल शीट सेल्स, एग्जैक्टली जो हमने बोला वो। बराबर। बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो एक बार। रुबिस्को इन C4 प्लांट्स हैज हायर अफिनिटी फॉर CO2, गलत। अफिनिटी चेंज नहीं हुआ है। Affinity of Rubisco remains same in C3 and C4 plants. Next, 4 carbon acids are primary initial CO2 fixation product. ये भी गलत, क्योंकि 4 carbon compound is the primary product, इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसका CO2 fixation ज़्यादा है। बराबर। CO2 fixation ज़्यादा क्यों है, या CO2 fixation environment से इंडिपेंडेंट है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था कि दे हैव इफेक्टिव पंपिंग मैकेनिज्म, वो बाहर से कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन को भी सेल के अंदर लेके आता है। इट डज नॉट मैटर कि वो पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन है इसके लिए वो CO2 से इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं था। कमिंग नेक्स्ट, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया पेप कार्बोक्सिलेज, ये सही है। बराबर। तो अभी करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए, हमने बोला बाहर से इट इज इंडिपेंडेंट, उसके पीछे का आंसर आएगा ए। ओके, व्हाई नॉट डी? डी विल बी योर आंसर व्हेन द क्वेश्चन इज दैट C4 प्लांट्स कैन फिक्स CO2 इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशंस, उसका आंसर आएगा ए।
सिंपल। बट फिलहाल जो आपको क्वेश्चन दिया कि वो एनवायरनमेंट के CO2 कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट क्यों है, उसका आंसर जाएगा ए। कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इन फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन। ये सेरीन फॉर्मेशन और CO2 फॉर्मेशन कहाँ होगा? राइट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। परफेक्ट। चलो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। आपके सामने ग्राफ दिया गया है, ठीक है, विच इज हैविंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इंटेंसिटी, है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस लाइट इंटेंसिटी। अभी कमिंग टू द पॉइंट, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला, लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए। जब ए होगा तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, तभी तो जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ते जा रहा है। सिंपल। नेक्स्ट, रीजन सी रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पर कोई और है जो लिमिटिंग फैक्टर है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तभी तो वो कितना भी लाइट बढ़ा दो फोटोसिंथेसिस स्टेबल था। करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट। पॉइंट ऑप्शन सी, पॉइंट डी जो है दैट रिप्रेजेंट्स द लाइट इंटेंसिटी, जहां पे कोई और फैक्टर लिमिटिंग बन जाएगा, क्योंकि दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। एंड दैट इज द रीजन योर आंसर हैज टू बी डी। सिंपल। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज assertion reason question. Assertion reason में हमने बोल दिया if CO2 is increasing continuously then there will be an increase in photosynthesis. Correct. इसलिए हमारा ग्राफ कैसा जाएगा? जितना CO2 बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। टिल व्हाट लेवल? टिल 0.05%। उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो डिक्लाइन होगा। बट द स्टेटमेंट इज ट्रू। Then next, CO2 is not the main substrate of photosynthesis. गलत। फोटोसिंथेसिस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट कौन है? CO2 एंड वाटर। परफेक्ट। तो उस हिसाब से आपका रीजन क्या है? फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी। सिंपल। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्ड्स तोड़े जा रहे हैं। कौन से प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन। कहाँ हो रहा है? सेल में। ताकि क्या मिल सकता है? एनर्जी। इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। करेक्ट। NCERT डेफिनेशन। नेक्स्ट, फिर आपको बोला ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये भी करेक्ट। बट ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, बराबर। दे आर टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, दे हैव नो रिलेशन एज एन एक्सप्लेनेशन। अगर आप बिकॉज करके भी डालोगे ना तो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन ये नहीं हो सकता है। करेक्ट। दैट टेल्स यू दैट द आंसर हैज टू बी बी। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ गया सॉल्विंग करना पड़ेगा, बराबर। नहीं ज़रूरत है। देखो क्या याद करोगे, आपको बोला है देयर इज ग्लूकोज, उसमें क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। परफेक्ट। क्या मिलेगा आपको? तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये 686 से मुझे आंसर मिल गया। सिंपल। अगर समझो ऑप्शन में 686 2 या 3 ऑप्शन में दिया तो कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल सा है, 6CO2 बराबर। इफ यू सी C प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो कार्बन का कितना जाएगा? 12, ऑक्सीजन का कितना जाएगा? 32, टोटल कितना हो गया? 44। कितने मॉलिक्यूल थे? 6, तो इंटू 6 अगर आप करते जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये 6 4 कितना आएगा? 24, 6 4 24 इंटू 26, तो 264 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आंसर इधर मैच हो रहा है। दैट टेल्स मी द आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसे ही आप वाटर का भी निकाल लोगे, अगर दैट इज 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आंसर आएगा 108। चलो इसी के साथ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 33 एंड दैट इज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एज फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम बोले एनारोबिक रेस्पिरेशन तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? या तो होगा लैक्टिक एसिड या फिर आपके पास होगा इथेनॉल। करेक्ट।
क्या दिया है आपको आंसर में? एसिटाइल कोए, गलत, ये तो लिंक रिएक्शन है। पायरुविक एसिड, ये भी गलत, ये ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा है। एसिटिक एसिड, ये भी गलत, एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटिक एसिड नहीं। सो आंसर इज डेटा इज इनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इट सेज दैट आपके सामने ग्लाइकोलिसिस का पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज ए बी सी एंड डी, बराबर। अब इट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ए क्या होना चाहिए? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बी क्या रहेगा आपके पास? PgAl। सी क्या रहेगा? DHAP। और बी एंड सी, ओके। अभी डी क्या रहेगा? तो हमने बोला उससे जो बनेगा वो, दैट इज 1,3 डाई PGA। सिंपल। अभी देखते हैं ए क्या बोला हमने? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ए गलत, ए गलत, ए गलत, ए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बी क्या दिया था हमने? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, करेक्ट। सी क्या था हमारे पास? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, करेक्ट। और डी क्या था? 1,3 bisphosphoglyceric acid, that is DiPGA. That tells you the answer has to be option D. चलो इसी के साथ आ जाते हैं to the next question, which is phosphoglyceraldehyde is changed to 1,3 biphosphoglyceric acid through, समझा? आपको क्या बोला है? आपके पास है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना था? 1,3 डाई PGA। कौन से रिएक्शन से करोगे? देखो इधर एक ही फॉस्फोरस है, इधर 2 है, मतलब फॉस्फोरस ऐड किया जाएगा। सो द रिएक्शन हैज टू बी फॉस्फोराइलेशन। सिंपल। नेक्स्ट, अल्डिहाइड एसिड कब बनता है? जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, NAD बिकम्स NADH2। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। सो इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी ऑप्शंस देखो, कार्बोक्सिलेशन गलत, डीकार्बोक्सिलेशन गलत, फॉस्फोराइलेशन राइट, ऑक्सीडेशन राइट। सिंपल। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन बी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 36, at the end of glycolysis X is the net energy gain from one molecule of glucose Y via Y, ठीक है। अभी देखो X क्या था आपके पास? ATP। Y क्या था? वो प्रोसेस जिससे ATP मिला, परफेक्ट। एंड देर इज ऑल्सो एनर्जी स्टोर्ड, दूसरा कोई तो एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ Z। Z इज अनदर एनर्जी, बराबर। अब इस पूरे प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस आपको बोला गया था, है ना? ग्लाइकोलिसिस का बात है ये। तो ग्लाइकोलिसिस में X क्या था आपके पास? ATP। कितना ATP बनेगा? 2, बराबर। सो X हैज टू बी 2, A और C एलिमिनेट हो गया। Y, by which process is 2 ATP produced? Substrate level phosphorylation। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? सबस्ट्रेट लेवल, ये ऑक्सीडेटिव गलत। और Z क्या रहेगा? NADH2। सिंपल। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन D। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। अभी क्वेश्चन नंबर 37 में आपके पास 4 रिएक्शन दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज PQRNS, ठीक है। अभी देखो, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 क्या ATP यूटिलाइज होगा? यस, पूरा 1, बराबर। नेक्स्ट, X क्या रहेगा? X इज नील, मतलब 0, डन। तो P क्या आना चाहिए? P हैज टू बी 1। नेक्स्ट, फ्रक्टोज 6 टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ATP यूटिलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन कितना होगा? 0। तो हमने बोला P हैज टू बी 1, Q इज 0, 0 मतलब X, परफेक्ट। नेक्स्ट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाई PGA से PGA बन रहा है, तो ATP बनेगा। तो X तो आ गया, इधर क्या जाएगा? 1, ठीक है। या फिर बिकॉज इट इज ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये 2 बार रिपीट होगा, तो R क्या जाएगा? 2। नेक्स्ट,
2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बना, तो यहाँ पे भी देखो 2 यूटिलाइजेशन, मतलब वो कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस कंसिडर की है। यूटिलाइजेशन कितना होगा 0, तो S हैज टू बी X। नाउ फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, P1QX R2, P1QX बट R2 नहीं है, ये भी गलत, P1QX R2SX। आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके सामने सब एरो वगैरह देने के बाद A, B और C मिसिंग था। A क्या था, बिकॉज इट इज ग्लाइकोलिसिस, इधर क्या रहेगा NAD कन्वर्टेड इनटू NADH2, सिंपल। B और C एनारोबिक रेस्पिरेशन है जहां NADH2 यूटिलाइज होगा, सो B एंड C में NADH2 विल बिकम NAD, सेम इधर भी जाएगा NADH2 विल बिकम NAD, करेक्ट। अभी ऐसा ऑप्शन देखो जरा, तो हमने बोला देखते हैं A, NADH से NAD प्लस, गलत, NAD से NADH प्लस, ये सही है, ये सही है, सिंपल। नेक्स्ट B, NADH से NAD, NADH से NAD, C NADH से NAD, करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये गलत, सिंपल। तो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन C, सिंपल हो गया। चलो, इसी के साथ हम आते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्रेब्स साइकिल। अभी आपको क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है और आपको क्या करना था, परफेक्ट, आपको ढूंढना है व्हाट इज A, B, C, D एंड E, परफेक्ट। देखते हैं, अभी हमको पता है 5 कार्बन कंपाउंड कौन है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, तो D हैज टू बी अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। देखते कितने ऑप्शन है, D, D, D एंड D, खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा, बाकी का टैली कर लो एक बार। C आपको बोला है मैलिक एसिड, C मैलिक एसिड होगा, करेक्ट। फिर A आपको बोला है सक्सेनिक एसिड, ये भी करेक्ट, 4 कार्बन कंपाउंड, जिसके बाद क्या बनेगा FADH2 से FAD। फिर कमिंग नेक्स्ट हमने बोला दैट इज फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। देन कमिंग नेक्स्ट E आपको बोला है यहाँ पे B एज सिट्रिक एसिड, ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड, परफेक्ट। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन C। कमिंग नेक्स्ट, अब आपको बोला गया है इसमें टू फाइंड आउट W, X, Y एंड Z इन द गिवन इक्वेशन। अभी इक्वेशन देखो क्या दिया आपके पास, कौन है पायरुविक एसिड। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड में है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोला ना, उसमें आपने लिया NAD, आपने लिया FAD, आपने लिया वाटर ADP प्लस PI, करेक्ट। इससे आपको क्या मिलेगा, इफ यू रिमेंबर बच्चा लोग, पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों करेगा, तो NAD क्या बन जाएगा NADH2, कितने बनेंगे 4, 1 इन लिंक रिएक्शन, 3 इन क्रेब्स साइकिल, सो ये आएगा 4। नाउ व्हाट टर्म हैव दे यूज्ड, W, इसका मतलब W इज इक्वल टू 4। ऐसा कितना ऑप्शन है, B चला गया, C चला गया, D और A, परफेक्ट। FADH2 कितना बनेगा, FADH2 एक बनेगा, ओनली 1 FADH2 इज प्रोड्यूस्ड, परफेक्ट। व्हाट इज FAD, Z, तो Z कितना रहेगा 1, कितना ATP बनेगा 1। व्हाट इज ATP, हमने बोला ATP नहीं दिया, ठीक है चलो, तो एटलीस्ट हमको क्या क्या पता चल गया। अच्छा, CO2 कितना बनेगा, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, सो डेफिनेटली 3 CO2 बनेगा। व्हाट इज CO2, Y इज इक्वल टू 3। इसी हिसाब से अगर आप चेक करोगे आपका आंसर क्या जाएगा, A, सिंपल, ये नहीं जाएगा क्योंकि इधर Z2 दिया, डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, आपके सामने ETS रखा गया है, ठीक है, व्हाट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू इज ETS। अभी ETS में यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज A एंड व्हाट इज B, क्योंकि A यहाँ पे है, A हैज टू बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड B क्या रहेगा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह. दैट गिव्स यू द आंसर एज. तो हमने बोला ए हैज़ टू बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स. ये गलत, ये गलत. बी क्या रहेगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. खत्म. अब आता है सी डी ई एन एफ. डन. इसमें से हमको पता है इफ़ यू कंपेयर दीज टू ऑप्शंस तो सी करेक्ट हो गया. अब ये डी अलग है. ठीक है, तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू डी. हमारे पास डी किधर गया? ये डी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स. करेक्ट. सी ये बोला था आपको साइटोक्रोम बी, तो ये क्या रहेगा? C1 है ना. कॉम्प्लेक्स क्या होता है? साइटोक्रोम बी C1 कॉम्प्लेक्स. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू डी हैज़ टू बी C1, मतलब ये राइट है ना. ई क्या जाएगा आपके पास? ई हैज़ टू बी साइटोक्रोम सी विच इज़ अ मोबाइल एलिमेंट, एंड देन एफ हैज़ टू बी साइटोक्रोम ए एंड A3. परफेक्ट. तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी. ये गलत हो गया है, ये इंटरचेंज हुआ है. सिंपल. चलो इसी के साथ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. द क्वेश्चन से सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी. बराबर. अभी व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी. ए से आपको समझ गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है तो ए हैज टू बी फैट. ए फैट, ए फैट. ये गलत, ये गलत. डन. नेक्स्ट बी अमीनो एसिड्स है तो बी क्या होना चाहिए? प्रोटीन. सो बी इज प्रोटीन, प्रोटीन. नेक्स्ट सी दोनों में सेम है तो अभी डिफरेंस क्या बचा? डी. पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम है, तो दैट इज डी. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए. सिंपल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. द क्वेश्चन गिव्स यू 5 स्टेटमेंट्स एंड आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. बिल्कुल सही. एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? विद इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये भी सही है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. गलत, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा. सिंपल. नेक्स्ट C51H98 and O6 is the chemical formula for tripalmitin. ये भी सही है. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मतलब RQ, ऑक्सीजन अपॉन CO2. गलत, इट इज CO2 अपॉन ऑक्सीजन. बराबर. तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट. 1, 2 एंड 4. ऑप्शन ए. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके सामने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पूरा डायग्राम दिया है और आपको बोला है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. परफेक्ट. सबसे पहला इट रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. करेक्ट. जिसमें लेन 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए है. लेन 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए. करेक्ट. तभी तो वो डीएनए इज वेरी क्लोज टू द वेल, मतलब बड़ा बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं हुआ ठीक से. हमने बोला 1 तो करेक्ट है. डन. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड्स आर फॉर्म्ड एट ए. सबसे छोटा डीएनए बैंड ए में बना है. ठीक है. इधर ए इधर है. एंड लार्जेस्ट डीएनए बैंड इज फॉर्म्ड एट बी. गलत. तो आपको क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट. मतलब 2 आना चाहिए आपके आंसर में और 1 नहीं आना चाहिए. 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए. खत्म. अभी नेक्स्ट थर्ड. द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग. सही है, बट इन विजिबल लाइट. गलत, वो यूवी लाइट में दिखता है. दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन 2. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स. ठीक है. अभी देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस रहता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें यूटिलाइज कर लो. तो हमको फटाफट सॉल्व करना चाहिए इसको. डैश इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश. का आंसर क्या जाएगा? अगारोस एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स. परफेक्ट. ये किसका ब्लैंक जाएगा? 1 का. तो 1 में अगारोस एंड सीवीड्स. अगारोस सीवीड, अगारोस सीवीड. ये देखो तो आपका 2 ऑप्शन बच गया. ठीक है. अभी नेक्स्ट 2 में आपको बोला है द डीएनए फ्रैगमेंट प्योरीफाइड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग डैश बाय जॉइनिंग देम विद डैश. डीएनए फ्रैगमेंट से आप क्या बना सकते हो? ठीक है. तो हमने बोला आपके पास 2 ऑप्शन था. एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट. गलत.
आप डीएनए के टुकड़ों से रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं बना सकते, आप क्या बना सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कंबाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। आगे का नहीं किया तो भी चलेगा, मुझे आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड इफ यू डाइजेस्ट लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 4 रिकॉग्निशन साइट्स ऑन डीएनए। आपके पास ये डीएनए था, इसमें आपने कितनी जगह पे कट किया, 1 2 3 4। अगर आप इसको 4 जगह पे कट करोगे तो आपको कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, काउंट, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि वो कैसा मॉलिक्यूल था, लीनियर, बराबर। कमिंग नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। अभी क्वेश्चन नंबर 47 में आपको पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट वंस, परफेक्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन डीएनए हैज बीन कट बाय डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये तो गलत हो गया, इट हैज टू बी सेम, तो 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट। तो जहां 1 है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियस मेक्स कट विद इन द डीएनए, ये भी गलत, इट कट्स आउटसाइड द डीएनए, एंडिंग पे कट करेगा, तो 2 भी रॉन्ग हो गया, बचा क्या, 3 एंड 4, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लो चाहिए तो, हिंट 2 वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी आइसोलेटेड, करेक्ट। बैक्टीरियोफेज हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, ये भी करेक्ट। तो आंसर बचा क्या आपका, 3 एंड 4। 5 में क्या गलत है, मोर देन 1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा तो वेक्टर में जीन क्लोनिंग नहीं हो पाता है, वेक्टर विल टर्न इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जॉइन देम, करेक्ट। तो 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी का सब इज रॉन्ग। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। आपके सामने एक कॉलम में दिया है, कॉलम 2 से मैच करना है। अभी जैसे कि AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये क्या रहेगा, सिलेक्टेबल मार्कर, तो ए क्या होना चाहिए, 2, A2 एंड A2। नेक्स्ट, मैक्रोमोलिक्यूलर सेपरेशन, बराबर, मतलब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को सेपरेट कैसे करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो B हैज़ टू बी 3, B3 B4, ये गलत हो गया, सिंपल। हिंट 3 किस में से मिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, C4, PBR322 इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, D1, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन C। इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जहां आपको ABCD ढूंढना था। इसमें से बहुत इजी क्या था, तो हमने बोला देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में यहाँ हमने हमेशा से ही बोला है इट हैज़ टू बी BAM-H1, तो B में BAM-H1 कितने जगह पे है, 2, परफेक्ट। नेक्स्ट, और क्या पता होना चाहिए हमको, दैट C इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो C इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दैट गिव्स मी द आंसर एज D, बात खत्म। नाउ कमिंग नेक्स्ट, सम फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट इज अटैच टू क्लेवन साइट, ठीक है, कौन से साइट पर अटैच्ड है, क्लेवन साइट। क्लेवन साइट की तरह देखो इधर, ठीक है, ऊपर, क्या वो टेट्रासाइक्लिन का हिस्सा है, नहीं। क्या वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का हिस्सा है, नहीं। अभी नेक्स्ट, दिस रिकॉम्बिनेशन वेक्टर इज यूज्ड टू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलाई, बराबर। नेक्स्ट, तो then the E. coli are transferred into 2 different medium containing ampicillin and the other containing tetracycline. Transform cells containing recombinant vector will grow. कहाँ ग्रो होंगे आपके ट्रांसफॉर्म सेल, बच्चा लोग अभी याद करो, क्लेवन साइट कहाँ था, ऊपर, ना उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन टूटेगा, ना उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन टूटेगा, एंड देयरफॉर आपको क्या दिखेगा, इट विल ग्रो ऑन बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक जीन क्या नहीं हुआ था, इनएक्टिवेट। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग अ सेल कंपीटेंट। तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आप उसको रखोगे कैल्शियम सॉल्ट सोल्यूशन में, मतलब आप उसका ट्रीटमेंट करोगे विद डाइवैलेंट कैटायन, ट्रीटमेंट विद डाइवैलेंट कैटायन, बराबर। ये सब गलत, बाकी सिंपल। नेक्स्ट, फिर आप उसको इंक्यूबेट करोगे विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, करेक्ट, किस पे,
आइस, हीट शॉक एंड देन आइस, करेक्ट। यहाँ आपने बोला प्लेसिंग ऑन आइस, फिर इंक्यूबेशन एंड देन आइस एंड देन हीट शॉक, नहीं, गलत है, हीट शॉक लास्ट में नहीं रहेगा, सिंपल। सो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसी बेसिस पे आंसर इज ऑप्शन ए। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास फिलअप्स है ना। अभी ये फिलअप में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इको R1 कहाँ कट करेगा, बिटवीन GNA, हर जगह सेम दिया है। सीक्वेंस GAATTC, GAATTC, ये सीक्वेंस गलत है, बाकी सब सही था। नेक्स्ट अभी 2, डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल। पहले कौन सा सेल है, बैक्टीरियल। कैसे डिस्ट्रॉय करोगे सेल वॉल को, लाइसोजाइम, ये गलत हो गया। सेकेंड, प्लांट सेल में सेल्यूलेस, काइटिनेस, बराबर। तो अब आपके कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ए गया, डी गया, अभी बी और सी बचा है, परफेक्ट। नेक्स्ट, फिर आपने बोला DNA हैज व्हाट चार्ज, DNA इज एसिडिक, एसिड बोला मतलब इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो DNA इज नेगेटिवली चार्ज, DNA इज पॉजिटिव, ये गलत हो गया। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला, प्राइमर यूज्ड इन PCR आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोसैकेराइड्स, नहीं, दे आर ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, करेक्ट। तो उस हिसाब से आपका आंसर 1 गलत हो गया, ठीक है। आपको पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट, ई कोलाई इज क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, ये सही है। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। 3 बेसिक स्टेप क्या आ जाएगा, रीड NCERT, अच्छे से 3 बेसिक स्टेप दिया है। पहले तो एक डोनर को ढूंढना, डिजायर्ड जीन ढूंढना, फिर दूसरा उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना और तीसरा उसको मेंटेन करना, करेक्ट। फिर नेक्स्ट 4th, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ये भी सही है। तो कितना स्टेटमेंट्स करेक्ट दिया आपको, 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 54। DNA कैन नॉट पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज, किसी भी सेल मेम्ब्रेन से DNA पास क्यों नहीं हो सकता है, हमने बोला बिकॉज इट इज बिगर इन साइज, है ना, क्योंकि DNA का साइज क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, हेंस योर आंसर हैज टू बी ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। In sparge tank bioreactors, sterile air bubbles are introduced. आप स्पार्जर में एयर बबल क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, ताकि एयर का ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सिंग होना चाहिए, परफेक्ट। प्योरीफाई द न्यूट्रिएंट मीडियम, नहीं। एक्टिवेट द एंजाइम, नहीं। इंक्रीज BOD, नहीं। बट टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, येस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सके एंड एरोबिक कंडीशन मेंटेन हो सके। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following does not come under purview of downstream processing recombination products? मतलब इसमें से कौन है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से रिलेटेड नहीं है, डज नॉट बोल दिया ना आपको, करेक्ट। अभी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ऑप्शंस। ऑब्टेनिंग अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, हो सकता है ये, हमने बोला ये तो इंक्लूड होता है। एडिशन ऑफ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, यस। प्योरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यस। क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। क्या इंक्लूड होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मिलना, उसको सूटेबल प्रिजर्वेटिव में रखना और उसको प्योरीफाई करना। ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल डज नॉट कम हियर। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा सही है, इट यूटिलाइजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, गलत। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम GMOs यूज नहीं करते। नेक्स्ट, इट यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर, सही है। इट डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, ये भी सही है, नहीं, गलत है ना। नेक्स्ट, इट डज नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया, सही है, सॉरी। केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेगा, वो क्या यूज करेगा, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर। इट प्रोड्यूसेस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये भी सही है। तो 2, 3 and 4 आर करेक्ट। दैट गिव्स यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58।
इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज, क्यों हम नहीं चाहते कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो, वाई, है ना, क्यों GAC सबको अप्रूवल नहीं देता है, क्योंकि देयर इज अ डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिन एंड वायरसेस इन फूड। उसका टेस्टी या कॉस्टली होने से कोई लेना देना नहीं है। द सबसे बड़ा रीजन दैट कम्स इज, हो सकता है कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंटर हो जाए इनटू द इकोसिस्टम और बॉडी सिस्टम, या कोई ऐसा वायरस इंट्रोड्यूस हो जाए जिसको कंट्रोल करना भारी हो सकता है, कोई एलर्जन इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीजन इट बिकम्स नॉट डिजायरेबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59। निमैटोड स्पेसिफिक जीन्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट यूजिंग। आपको निमैटोड का जीन होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते थे? एक, TI प्लाज्मिड, दूसरा ट्रांसपोजोन्स, करेक्ट, और तीसरा RNA वायरस। उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर विच विल गिव यू TI प्लाज्मिड। Simple. That brings us to the next question, that is question number 60. Cry2AB and Cry1AB produces toxins that control. अभी हमने पहले भी पढ़ा है Cry1AB and Cry2AC, ये किसको कंट्रोल करेगा? कॉटन बोलवर्म्स। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कॉटन बोलवर्म, इधर पहला दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, Cry2AB किसको कंट्रोल करेगा? कॉर्न बोरर्स। That gives you the answer as option B. Coming next to question number 61. हमारे पास क्या दिया था? We had 2 columns, ठीक है, और हमको इसको मैच करना था। अब बच्चा लोग देखो अच्छे से, when it comes to worms, ठीक है, when it comes to worms it has to be lepidopteran। तो आर्मी वर्म लेपिडोप्टेरन, टोबैको बर्ड वर्म लेपिडोप्टेरन, कोई भी वर्म होगा ना तो वो लेपिडोप्टेरन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो A and E, A is 2, E is 2, सिंपल। अभी नेक्स्ट, फ्लाइज जो उड़ सकता है, फ्लाइज एंड मस्कीटो, इनके पास 2 पंख होंगे, सो दे हैव टू बी डिप्टेरा, ये भी डिप्टेरा। So B is 1, D is 1। अब बचा क्या? C, बीटल किस में जाएगा? कोलियोप्टेरन, so C is 3। फाइंड आउट एन ऑप्शन नाउ। A2 है, मतलब ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट, A2, B1, C3, D1, E2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन D। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है। डैश एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। कौन सा एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी था? एडिनोसाइन डीएमिनेज। तो एडिनोसाइन डीएमिनेज ये गलत, ये सही है, ठीक है। तो B और D एलिमिनेट हो गया। अभी नेक्स्ट, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या मिलेगा आपको इंसुलिन में? A चेन, B चेन, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, A चेन, B चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गलत, बात उधर ही खत्म। फिर भी आगे का देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द बायोसेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन्स, करेक्ट। डैश इन्वॉल्व साइलेंसिंग RNA इंटरफेरेंस, बराबर। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन A। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। Read the statement from A to D and which of them have mistakes, ठीक है। तो हमने बोला सबसे पहला, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो नहीं था, वो काव था, है ना। तो A तो आपका हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, गलत। ये तो डाइजेशन में यूज होता है ना, आइसोलेशन में थोड़ी यूज होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, करेक्ट। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ RDNA इनटू द होस्ट, करेक्ट। बचा क्या? A और B, ये 2 इनकरेक्ट है, उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन D।
नेक्स्ट there's a match the column that is given to you, you have to find out the correct one. ठीक है, अभी देखो Bacillus thuringiensis मतलब वो बैक्टीरिया क्या बनाएगा, बीटी टॉक्सिन. सो A has to be 4. खत्म. B3 राइजोबियम क्या बनाएगा, निफ्जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन. C5 ई कोलाई ह्यूमन इंसुलिन बनाएगा. Pseudomonas potida स्कैवेजिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, इसलिए उसको सुपर बग कहते हैं. एंड E1 ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेस. सिंपल. उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी. डन. चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following statement regarding the structure of pro-insulin and mature insulin are not correct? ठीक है, आपको not correct statement पूछा है. पहला, pro-insulin is made up of 3 polypeptides A, B and C. ये statement right है, बराबर. Next, तो C polypeptide chain with 33 amino acid is removed prior to insulin formation. ये भी सही है. Mature insulin is made up of 51 amino acids arranged in 2 polypeptide chain A and B. ये भी सही है. Next, पॉलीपेप्टाइड A has 30 अमीनो एसिड एंड B has 21. ये गड़बड़ है ना. क्यों गड़बड़ है, क्योंकि A नॉर्मली क्या होना चाहिए, छोटा और B बड़ा. तो A में 30 और B में 21 नहीं, उल्टा. A will have 21, B will have 30. नेक्स्ट, पॉलीपेप्टाइड चेन A and B are interconnected by only 1 SS लिंकेज. गलत. 2 SS लिंकेज. 1 इंट्रा चेन होता है और 2 इंटर चेन होता है. तो इंटर कनेक्टेड में कितने आने चाहिए थे, 2. तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 and 5 आर रॉन्ग. सिंपल. बाकी 1, 2, 3 आर करेक्ट. उसी हिसाब से हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक बहुत अच्छा खासा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. एंड आपको पता क्या करना है, A, B and C. सिंपल. नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम A में इन्वॉल्व होगा, तो हमने बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. आप इंसुलिन जीन को कट करके निकाल रहे थे ना. कौन सा एंजाइम B में इन्वॉल्व होगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे भी कट करेगा. परफेक्ट. एंजाइम इन्वॉल्व इन स्टेप A and B आर सेम. यस, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. गलत. ठीक है, इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. नेक्स्ट, स्टेप C. यहाँ पे आपके पास जो एंजाइम आएगा दैट इज DNA लाइगेज. तो आपको बोला है B and C आर सेम and that is restriction endonuclease. गलत. नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब ऑप्शन D, एंजाइम इन्वॉल्व इन स्टेप C आर DNA लाइगेज. ये सही है. तो आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट C. सिंपल. नेक्स्ट 67. ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेस. ट्रांसजेनिक मॉडल कैंसर, यस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यस. अल्जाइमर्स, यस. परफेक्ट. क्या नहीं मिलेगा हमको, एम्फीसीमा. सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस. तो आंसर क्या जाएगा, A, B, C and D. A, B, C and D. ऑप्शन B. सिंपल. चलो, आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. नॉट अ बेनिफिट. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, ये बेनिफिट है. वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ये भी बेनिफिट है. डिटेक्शन, यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलना, यस. अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ये आप ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू नहीं कर सकते. ये आप कर सकते हो यूजिंग PCR, एलाइजा, प्रोब, ऐसा कुछ, बट नॉट यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स. हेंस द आंसर हैज टू बी B. करेक्ट. तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69. बासमती वॉज डेवलप्ड इन US. जो आया था ना, क्या बोलते थे हम उसको, टेक्समती. बराबर. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में क्रॉस था, तो हमने बोला इंडियन बासमती. बराबर. US का बासमती नहीं था वो. एंड dwarf variety of rice या semi dwarf variety of rice, semi dwarf variety of Texas rice. That gives you the answer as D. Simple. चलो, with this we move ahead. Now coming to the next question, question number 70.
ऑल द 7 चिल्ड्रंस ऑफ अ कपल आर मेल, ठीक है, कपल है, उनके कितने बच्चे हैं? 7, और सबके सब क्या है? मेल्स. What is the probability that the 8th child will also be a male? अब बच्चा लोग देखो, पहले से कितने बच्चे हैं और उसमें से कौन मेल कौन फीमेल, दैट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज हर बार गैमेट फिर से बनता है और हर बार देर आर 50% चांसेस ऑफ मेल एंड 50% चांसेस ऑफ फीमेल. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, how many pairs of contrasting characters in a pea plant was studied by Mendel in his experiment? ठीक है, कितने pairs of contrasting characters were studied by Mendel? Option B, which is 7. Total 7 contrasting pairs and 14 traits were studied in 14 true breeding plants. ये सब PYQs है, बहुत अच्छे से याद रखोगे इसको. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट? पहला, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, करेक्ट, इसीलिए इट इज रिप्रेजेंटेड एज XH, बराबर, सेक्स लिंक्ड है. डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, ये भी करेक्ट हो गया. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी सही है. सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, का रॉन्ग. सिकल सेल कैसा है? ऑटोसोमल. तो कितना राइट हो गया? A, B and C. A, B and C आर करेक्ट. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बोला है एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, मतलब इट इज कैपिटल T, है ना. इसका मतलब क्रॉस विथ अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन, P मतलब स्मॉल t. बच्चा क्या आएगा? कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है. इस बच्चे को क्या किया गया? सेल्फ, मतलब कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t. तो रिजल्टिंग जीनोटाइप्स क्या जाएगा? अभी इसका अगर आप जीनोटाइप देखोगे बच्चा लोग, इट विल बी दिस 1:2, 2:1, परफेक्ट. अभी ऑप्शन जीनोटाइप पूछा है ना, तो ये तो फिनोटिपिक हो गया, गलत गलत. 1 टॉल होमोजाइगस, करेक्ट. टॉल हेट्रोजाइगस, करेक्ट. ड्वार्फ, करेक्ट. ये क्यों गलत है? क्योंकि इधर 1 को हेट्रोजाइगस बोला है, विच इज रॉन्ग. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन C. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74. थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. अभी थोड़ा सा रिकलेक्ट, थैलेसीमिया में होगा क्या? तो हमने बोला थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का या तो अल्फा या फिर बीटा चेन, दोनों में से कोई एक चेन इज नॉट प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, करेक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू सिकल सेल एनीमिया, इसमें 6th अमीनो एसिड इज मॉडिफाइड या फिर चेंज्ड. उतना ही हीमोग्लोबिन बनेगा लेकिन 6th अमीनो एसिड चेंज हो गया है, जिसकी वजह से सिकल शेप मिलेगा, करेक्ट. तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया? क्वालिटेटिव. नाउ बेस्ड ऑन दिस इफ यू सी, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, गलत. ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है. नेक्स्ट, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन. यस, हमने बोला ना नहीं बना, बीटा नहीं बना, अल्फा बन गया, तो लेस सिंथेसिस हुआ. सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, नहीं, इट इज ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट. बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट, ये भी गलत. तो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट दैट इज देयर इज ऑप्शन B. कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75. द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ आर, ठीक है. अभी हस्बैंड का जीनोटाइप क्या दिया है आपको? हस्बैंड कैपिटल IA, IB. वाइफ का क्या दिया है? IA, स्मॉल I. Among the blood types of the children, how many different genotypes and phenotypes are possible? कितना अलग अलग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल है? तो अगर आप इनको क्रॉस करोगे, इधर आपके पास आ जाएगा IA, IB, ये आ जाएगा IA, स्मॉल I. इफ यू क्रॉस
ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप. How many different genotypes? 1, 2, 3, 4. 4 different genotypes. Correct. Next, how many different phenotypes? ये और ये, एक, दो, तीन, 3 different phenotypes. ये गलत, ये सही है. तो आंसर इज ऑप्शन बी. चलो, that gives us the next question, that is which of the following characteristic represents inheritance of blood groups in humans? Humans में बच्चा लोग, if you see, IA is dominant, IB is also dominant. तो both of them together जब IA IB रहेगा तो वो दिखाएगा कोडोमिनेंस. I0 या फिर स्मॉल I is recessive. तो will it show you dominance? Yes. कोडोमिनेंस? Yes. कितने अलील हो गए? 3. मल्टीपल अलील्स? Yes. इनकम्प्लीट नहीं, पॉलीजेनिक नहीं. तो आंसर क्या आ जाएगा? A, B एंड C. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके सामने एंथेरेनम मेजर्स दिया है, मतलब स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला एग्जाम्पल. रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ वाइट. तो F1 में क्या आ गया? पिंक. रेड क्रॉस किया किसके साथ? वाइट के साथ, और F1 में आ गया पिंक. ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सिंपल. नेक्स्ट, फिर आपको क्या बोला? व्हेन पिंक फ्लावर्स आर सेल्फ्ड, तो आपको पिंक को क्रॉस करना था विथ अनदर पिंक, दैट इज कैपिटल R स्मॉलर एंड कैपिटल R स्मॉलर. द F2 जनरेशन शोड वाइट, रेड एंड पिंक. बराबर. F2 में आपको क्या आएगा? वाइट आएगा, रेड आएगा और पिंक आएगा. 1, 1, 2 के रेशो में. नाउ द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. पिंक कलर इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. करेक्ट. तभी तो इंटरमीडिएट आया था, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था. रेशो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 1/2/4 पिंक, 1/4 वाइट. ये भी सही है. नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. गलत. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा तभी तो कैपिटल R स्मॉल r सेग्रीगेट होके कैपिटल R स्मॉल r दो अलग अलग जाएगा. करेक्ट. तो ये गलत हो गया. इट डज अप्लाई, डज नॉट बोला है, इसलिए ये रॉन्ग है. दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. करेक्ट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता है. इट विल नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट के लिए ऑप्शन सी. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप? तो हमने बोला सेंटीमॉर्गन. 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% ऑफ क्रॉसओवर. तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन बी. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा लोग. सिंपल. तो याद रखोगे, जितना सेंटीमॉर्गन उतना परसेंट क्रॉसओवर, उल्टा जितना क्रॉसओवर उतना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस. कमिंग नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी. किसने दिया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? मॉर्गन. इन्होंने क्या दिया था? थ्योरी. और इन्होंने क्या दिया? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी, फिनाइल कीटोन यूरिया. नेक्स्ट, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ. अभी लैक ओपेरॉन के डायग्राम के लिए आपको याद करने बोला था पिपोजिया. PIPOZYA. ये 3 कौन है? स्ट्रक्चरल जीन. ये कौन है? रेगुलेटर. ये कौन है? ऑपरेटर. एंड ये कौन था? प्रमोटर. परफेक्ट. अभी नेक्स्ट, 4 रेगुलेटरी जीन नहीं, एक ही रेगुलेटर जीन है. गलत. 2 रेगुलेटरी जीन गलत. 3 रेगुलेटरी जीन गलत. 1 रेगुलेटरी जीन यस. 3 स्ट्रक्चरल जीन यस. सो आंसर क्या जाएगा आपके पास? डी. नेक्स्ट, विच वन डज नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा? बच्चा लोग सेंट्रल डॉगमा क्या बोलते हैं? कि अगर आपके पास डीएनए है तो डीएनए से मिलेगा आरएनए, आरएनए से मिलेगा प्रोटीन. करेक्ट. कौन है जो इसको फॉलो नहीं करेगा? जिसके पास सेल नहीं है, एंड दैट इज अ वायरस, HIV.
Next, read the statements from A to D and find out how many of them are correct. In transcription, adenosine pairs with uracil, correct. Transcription में RNA रहेगा तो DNA और RNA pairing होएगा. Next, regulation of lac-operon is by a repressor is positive regulation, wrong. It is negative regulation. Next, Human Genome Project has approximately 50,000 genes, wrong. 30,000 genes था. Hemophilia is sex-linked recessive disease, correct. तो बचा क्या, कितना स्टेटमेंट्स राइट है, A and D, so answer will be 2. Done. Next, question number 84. Heterogeneous nuclear RNA is converted into mRNA by, अगर हमारे पास hnRNA है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेगा, क्या क्या होगा, इंट्रॉन्स निकलेगा, स्प्लाइसिंग, फिर उसको कैप लगेगा, कैपिंग, फिर आप उसको टेल लगाओगे, टेलिंग, तब जाके आपको मिलेगा एक mRNA. सिंपल. तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस. कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85. The Okazaki fragment on lag strand are joined together by which enzyme? बराबर. अभी ये lagging strand था, इसमें टुकड़े 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 बनेंगे and you call those fragments as Okazaki fragments. अभी इन्हीं Okazaki fragments को कौन join करेगा? Who is responsible for joining them? The only enzyme of joining is DNA ligase. Coming to the next question, that is 86. आपके सामने क्या दिया है, द एंटायर एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस. बराबर. आपको बोला है व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट शो. अभी अच्छे से नोटिस करो तो इट इज ओनली फॉस्फोरस दैट इज लेबल्ड, करेक्ट. अगर फॉस्फोरस लेबल किया है मतलब कौन लेबल था, डीएनए. कहाँ मिला डीएनए, सेल्स में, मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल. सिंपल. वाई नॉट ए, दिस वुड बी योर आंसर. अगर सल्फर यूज किया होता तो, क्योंकि फॉस्फोरस यूज किया है, यू विल मार्क द आंसर एज ऑप्शन डी. चल आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस डबल रिंग. अभी हम सबको पता है प्यूरिन विल बी डबल रिंग एंड pyrimidine विल बी सिंगल रिंग. अगर प्यूरिन डबल रिंग है तो इसका एग्जाम्पल क्या जाता है, A and G, pyrimidine C, T and U. तो उस हिसाब से आपका आंसर जाना चाहिए गुआनिन, ऑप्शन ए. बाकी सारे ऑप्शन क्या रहेंगे, सिंगल रिंग. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, जब भी ट्रांसलेशन होगा सबसे पहले जो आपका tRNA होगा उस पर क्या ऐड होगा, अमीनो एसिड. And this process is known as amino acylation of tRNA. That is the very first step of translation. Now coming to question number 89, identify the correct statement. ठीक है. अभी आपको क्या बोला है, अगर हम कैपिंग करेंगे तो मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा. देखो, इफ इट इज hnRNA, करेक्ट, तो हमने जो कैप ऐड किया है उस कैप को हम क्या बोलेंगे, MGPPP, विच इज मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट. कौन से एंड पे ऐड करोगे आप, 5 प्राइम एंड. 3 प्राइम पे क्या ऐड होगा, टेल. बट स्टेटमेंट में क्या बोला आपको, 3 प्राइम एंड ऑफ hnRNA, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट, RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विथ रो फैक्टर, सही है. टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही है. तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी. द कोडिंग स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA, रॉन्ग. कोडिंग स्ट्रैंड वो होगा, ठीक है, जिसका सीक्वेंस इज सेम एज mRNA. कॉपी कौन होता है, इट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज कॉपीड. तो स्टेटमेंट सी रॉन्ग था हमारे पास, ए भी रॉन्ग था. डी, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स. तो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आंसर क्या मिला हमको, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. 2 स्टेटमेंट्स दिए हमको फाइंड करना है, इट इज ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट 1, AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलेनिन, गलत. AUG सिर्फ मिथ्योनिन के लिए कोड करता है. नेक्स्ट, AAA एंड AAG बोथ कोड्स फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, रॉन्ग. AAA कोड्स फॉर व्हाट,
फिनाइलएलेनिन। सिंपल। तो हमने बोल दिया इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, सॉरी AAA विल नॉट कोड फॉर लाइसिन बट इट विल कोड फॉर प्रोलीन। सिंपल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज रॉन्ग 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी। सिंपल। चलो, दैट completes your entire paper. With that we wind up and all the best for the next test.